और महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार। जी हां, सत्ता जो न कराए कम है। महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक से ये बात एक बार फिर से सही साबित हो चुकी है और उठापटक भी ऐसे वक्त में रही है जब बीजेपी के खिलाफ कई विपक्षी दल एक साथ आने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 के लिए एक साथ आने को तैयार हो रहे विपक्ष के लिए भी क्या ये एक झटका है और क्या जैसी स्थिति एनसीपी की है वैसी ही हालात अन्य दलों में भी नहीं बन जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो चुका है। ये एक ऐसा फेरबदल है जिसमें सबको फिर से चौंकाया है। एनसीपी में नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके साथ कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि एक होने जा रहे विपक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ के बगैर भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार पूर्ण बहुमत में है। लेकिन इसके बावजूद एनसीपी का टूट जाना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले जब शिवसेना और एनसीपी की सरकार उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही थी, तब भी शिवसेना में दो फाड़ हुआ था और एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिलाया और सीएम की कुर्सी भी हासिल कर दी। ये महाराष्ट्र की सियासत का हैरान कर देने वाला उलटफेर जरूर था, लेकिन तब शायद ही किसी को पता हो कि 2023 आते आते सूबे की सियासत में एनसीपी के रूप में एक और बड़ा फेरबदल हो जाएगा। अब हालात ये बनने लगे हैं कि जैसा शिवसेना के साथ हुआ वैसा ही एनसीपी में भी हो सकता है। यानी कि पार्टी और पार्टी का सिंबल किसके पास है, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। इधर आज हुए घटनाक्रम की बात करें तो अजीत पवार ने मुंबई में आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी। हालांकि अजीत पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे और उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी भी नहीं थी। बाद में जब बैठक के बारे में उन्हें जानकारी लगी तो उन्होंने अजीत पवार को विपक्ष का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार है। लेकिन राजभवन जाकर अजीत पवार समेत 8 विधायकों ने सरकार में शामिल होते हुए मंत्री पद की शपथ ले ली। इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि उनकी शरद पवार से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि वो न केवल मजबूत हैं बल्कि उन्हें समर्थन मिला हुआ है। जनता ये खेल ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके साथ है, सरकार किस तरह से चलाएंगे? सर हिंदी में बोलिए। तेज गति से भागेगा। एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री। साहब आपकी पार्टी की डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी महाराष्ट्र में हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे की जो टीम है यही काम करेगी। आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा में ये सब साफ हो जाएंगे। अजीत पवार नहीं चलेंगे, ये बाकी लोगों की पावर चलेगी। अजीत पवार जी को ऐसा नहीं करना था और अगर ऐसा करके वो शरद पवार जी का कद को घटाने का, उनका ताकत को घटाने का जो काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स में उनको बहुत नुकसान होगा। आज पूरा देश एक हो रहा है सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए और ये डूबती नैया में जो सवार होने जा रहे हैं तो इनके लिए नुकसान भरा ये सफर होगा। आपको बता दें कि साल 2024 के मद्देनजर कांग्रेस और एनसीपी समेत विपक्ष के तमाम दल एक साथ आने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पटना के बाद अगली और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। सभा में आपके वोटों से मुंतखब होकर आपके नुमाइंदे जाएं, आपके एमएलए जाए, ताकि वो आपकी आवाज में हुकूमत वक्त के सामने इन नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हमारे देश में ये होती है कि अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में
महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन से पोजीशन की मीटिंग है ये जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो, तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। उधर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी को यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है। पहले गैंग, फिर गैंग वॉर और अब तिहाड़ में लगे जैमर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तिहाड़ की इन दीवारों में हाईटेक टेक्नोलॉजी के फेल होने का दावा किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। तिहाड़ की इन दीवारों में हाईटेक टेक्नोलॉजी के फेल होने का दावा किया जाता है। पहले गैंग, फिर गैंग वॉर और अब तिहाड़ में लगे जैमर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दावा है कि गैंगस्टर के मंसूबों, उनकी रणनीति और गैंग की हरकतों को ये जैमर भी नहीं माप पा रहे। हाईटेक टेक्नोलॉजी का दावा करने वाले जैमर के ठप होने का संकेत मिल रहा है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में जैमर की टेक्नोलॉजी पर अब सवाल उठने लगे हैं। इसके पीछे की वजह है तिहाड़ में 2G, 3G और तो और 4G जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कैदियों का पकड़े जाना। तिहाड़ प्रशासन के दावों को माने तो उनके मुताबिक तिहाड़ के अंदर ऐसे आधुनिक और हाई टेक्नोलॉजी वाले जैमर लगाए गए हैं जिसके जरिए मोबाइल फोन को पूरी तरह से बंद रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कैदी बड़े शातिर हैं और वो किसी न किसी जुगत के इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने में बाज नहीं आते। दावा है कि तिहाड़ की इन फौलादी दीवारों के बीच अलग अलग बैरक में बंद कैदी बड़ी आसानी से इन जैमर को चकमा दे देते हैं और यहाँ से पंजाब, हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों में अपना गैंग चला रहे हैं। कैदी अपने शरीर के किसी हिस्से में फोन को छिपाकर तिहाड़ पहुँच जाते हैं या फिर किसी तीसरे शख्स के जरिए मोबाइल को तिहाड़ मंगा लेते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए होता है। इन दावों को दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी भी मानते हैं। किसी न किसी आदमी की मिली भगत के बिना मोबाइल फोन जेल के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि चेकिंग इतनी जबरदस्त होती है। जब तक आदमी को मिला नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी सामान लेके जा रहा है, ट्रकों में जा रहा है, उनकी तो पहचान इतनी ज्यादा पहचान वाले आदमी होते हैं, उनकी तलाशी इतनी जल्दी सघन तरह से नहीं होती, वो फिर ले जाके किसी को भी दे सकते हैं। और वहां पर देंगे किसी को तो जेल का जो आदमी होगा जिसकी मिली भगत उस मुलजिम अपराधी से होगी, उसको जाके देते हैं। तिहाड़ में
20,500 कैदी बंद हैं, जिनकी तादाद तिहाड़ की जेलों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। इन्हीं जेल में से कई जेल की बैरक में बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया हैं, जो अपनी पहुंच और रुतबे से मोबाइल जेल के अंदर चलाते हैं। इन्हीं में एक नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जिसने मोबाइल के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की रकम का हेर फेर कर दिया था। सुकेश अपने बेहतर नेटवर्क के जरिए वीडियो कॉल्स पर बैरक के अंदर से बड़े बड़े लोगों से डील कर चुका था। तो वहीं गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, सिद्धू मूसेवाला, अंकित गुर्जर और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश भी इन्हीं बैरक में बैठकर बनाई गई थी और जैमर उसे ट्रैक नहीं कर सके थे। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक सभी 9 जेलों की कॉलिंग को ब्लॉक करने के लिए 3THCBS जैमर टेक्नोलॉजी को लगाया गया है, ताकि नेटवर्क को खत्म किया जा सके। ये जैमर चोरी छिपे जेल में लाए गए मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने देते। जैमर हाईटेक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैमर भी जहां पर लगे होते हैं वहां पर भी ऐसी कोई टेक्निक वो निकाल लेते हैं कि उस जैमर को थोड़ी देर के लिए या पूरी तरीके से उसको इनइफेक्टिव करने की उनके पास एक ऐसी टेक्निक होती है। बैरक से बैठकर वसूली के लिए कॉल किए जाते हैं, देश विदेश में धमकियों के कॉल किए जाते हैं, गैंग वॉर, हत्या का गणित बैठाया जाता है और तिहाड़ को इसका अड्डा बनाया जाता है। इसी को शून्य करने के लिए तिहाड़ प्रशासन अब नई रणनीति बनाने में जुटा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। दिल्ली कैंट इलाके के पास मौजूद गांव झारेड़ा में 24 जून की शाम 2 बदमाशों ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया। मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। जश्न वाले घर में मातम छाया हुआ है। 3 जुलाई को आशीष की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे महज 2 दिनों पहले ही 2 बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मृतक आशीष को 2 बदमाशों ने बारात घर के पास बुलाया था, लेकिन बारात घर पहुंचने से पहले ही उसका कत्ल कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से आशीष के पीछे पड़े थे और दुश्मनी निकालना चाहते थे। तो दिल्ली से एक और वीडियो सामने आया है, दिल को झकझोर देने वाला ये वीडियो, जहां पर एक शख्स की महज 2 दिनों में ही शादी होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले 2 बदमाशों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है। और अब